So, welcome to the first chapter of Science Class 8. The first chapter is crop production and management. So, what is meant by crop production and management? So, as the very first term says, crop production and management. So, when we go to the meaning of crop production, it simply means growing crops. And what can be the various types of crops? They can be fruits, they can be vegetables, they can be cereals, and they can be pulses. So there can be different types of crops. That is crop production. Now, what is management of crop production? So it simply means that minimizing the cost of production or the raw material, so as to say, minimizing cost, maximizing profit, and that is by selling the crops. So selling also comes under management of crop production. And then another is logistics. What is the meaning of logistics? It is to take crops from one place to another in the cheapest way. That is logistics. So why do we need crops? So it's quite simple that we need crops for simply why do we need crops? That would be for food. And why do we need food? So it is quite obvious that we need food for living. अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें खाना खाना ही होगा. तो ऐसे क्या चीज़ है खाने में जो हमें जिंदा रखती है? दैट इज एनर्जी, राइट? So in the food, what is there that we require? That is energy. All right. And what is the uses of energy? So if someone may ask, why do we need energy? So we need energy for various functions like digestion. हमारी बॉडी में जो भी हो रहा है उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए. एंड समवन में आस्क कि हम तो खाना खाते हैं तो उससे तो हमें एनर्जी मिलती है, पर खाना डाइजेस्ट करने के लिए फिर एनर्जी क्यों चाहिए? खाने से तो हमें एनर्जी मिल रही है. बट क्या होता है कि जब आप खाना अपने पेट में डालते हो, इससे पहले कि उस खाने से आपको एनर्जी मिले, पहले उसको डाइजेस्ट करने में एनर्जी लगानी पड़ती है. तो इससे पहले जैसे कि आपको पेपर का रिजल्ट मिले अच्छा, उससे पहले आपको पढ़ने में एनर्जी लगानी पड़ती है. सेम वे. देन नेक्स्ट इज इन रेस्पिरेशन. जो लंग्स होते हैं जो सारे टाइम काम करते हैं, आपने लंग्स देखे होंगे ना, लंग्स मूव. तो लंग इज लाइक अ मशीन, और जब भी कोई मशीन मूव करती है तो उसे क्या चाहिए होती है? एनर्जी. तो इसी तरीके से रेस्पिरेशन में हमारे जो लंग्स होते हैं, सांस अंदर बाहर लेने में सारे टाइम चलते हैं, तो उन्हें क्या चाहिए? एनर्जी. देन नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन मतलब जो आपका यूरिन निकलता है या फिर स्वेट निकलता है, तो ये सब कब निकलता है? इसमें बॉडी में अंदर काम चलता है. यूरिन क्या होता है? आपकी बॉडी का सारा वेस्ट है, यूरिन, स्टूल, स्वेट. और स्वेट तो आपने जब भी देखा होगा ना, एक्सरसाइज के टाइम पे ज़्यादा निकलता है, यानी जब ज़्यादा एनर्जी आपकी कंज्यूम होती है तो उस टाइम भी ये सब चीज़ें निकलती हैं, जैसे स्वेट. तो एक्सक्रीशन में भी क्या होता है? बॉडी एनर्जी कंज्यूम करती है सफाई करने के लिए बॉडी की. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज. तो एक्सरसाइज तो सबको ही पता है कि अगर खाना नहीं खाया आज
तो एक्सरसाइज तो कर ही नहीं सकते, बेड में लेटे हुए नजर आओगे अगर कोशिश भी की। सो एक्सरसाइज। ऐसी ये सब जो एक्टिविटीज हैं इन सबके लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी। एंड देन नेक्स्ट कम्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्या स्लीप में हमें एनर्जी चाहिए? स्लीप में डू वी नीड एनर्जी इन स्लीप? सो अब जब हम सो रहे होते हैं, व्हेन वी आर इन स्लीप, सो आवर लंग्स मूव, लंग्स काम कर रहे होते हैं उस टाइम भी, नंबर वन। और जो हमारा हार्ट होता है वो भी काम कर रहा होता है। कैसे पता लगता है कि हार्ट काम कर रहा है? कई बार खराब सपना देख के उठते हो तो दिल की धड़कन बढ़ी हुई होती है ना, तो इससे पता लगता है कि सोते हुए भी हार्ट अच्छे से काम कर रहा होता है। फिर ब्रेन काम कर रहा होता है। कैसे पता? क्योंकि आपको सपने आते हैं। सपने कब आएंगे? जब आपका ब्रेन काम कर रहा है, ड्रीम्स या नाइटमेयर्स कुछ भी। तो अगर ये सब आ रहे हैं, इसका मतलब ब्रेन इज वर्किंग। तो ये कुछ ही पार्ट हैं जो बॉडी के वर्क कर रहे हैं, पूरी बॉडी ही वर्क कर रही होती है। तो उस टाइम भी अगर बॉडी वर्क कर रही है, सो इसका मतलब क्या है? बॉडी इज वर्किंग एंड वी नीड एनर्जी। तो ये ध्यान रखना है कि सोते हुए हमेशा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बट सोते हुए एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है। सो वी नीड एनर्जी। नाउ देन नेक्स्ट इज, जो फूड है उसके सोर्स क्या हो सकते हैं? अभी जो क्रॉप है, हमने अभी तक पढ़ा था, हम क्रॉप किस लिए उगाते हैं? फूड के लिए। और फूड के जो सोर्स होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? दैट इज एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो अगर हमारे पास पहले ही एक फूड का सोर्स है विच इज एनिमल्स, तो हमें प्लांट उगाने की जरूरत है ही क्या? हमारे पास एनिमल्स हैं, तो एनिमल से हमें क्या मिल जाएगा? मीट भी मिल जाएगी, दूध भी मिल जाता है, डेयरी वाले प्रोडक्ट्स भी। तो हमें जब सब कुछ मिल ही रहा है तो हमें क्या जरूरत है प्लांट की? सो व्हाई डू वी नीड प्लांट्स? व्हाई डू वी व्हाई डू वी नीड प्लांट्स? क्यों चाहिए तब? क्योंकि आप ये देखो कि एनिमल जो होता है, जैसे कि लायन है, उसको वो 6-7 साल में उसकी जो लाइफ होती है 6-7 ईयर्स होती है। 6-7 ईयर्स में जाके इतना छोटा होता है पहले, लायन जैसे इतना छोटा होगा लेट से, और बाद में इतना बड़ा बन जाता है। पर कितना टाइम लगेगा? 6-7 ईयर्स। ऐसे ह्यूमंस को बड़ा होने में कितना टाइम लग जाता है? पैदा होने के बाद 18 ईयर्स फॉर ह्यूमन। तो सभी को पैदा होने में कितने ईयर्स लग रहे हैं? ऑन द अदर हैंड, अगर आप ये देखोगे, जो क्रॉप्स होती हैं, क्रॉप्स लाइक वीट, वीट है आपका, राइस, बार्ले, या ये हो जाएगा कॉर्न, हो जाएगा ना, कॉर्न सब खाते हैं कॉर्न। तो ये कितने 3 to 4 मंथ्स में ये तैयार हो जाते हैं। तो ये जल्दी पैदा हो जाते हैं, जल्दी तैयार हो जाते हैं। अगर आप एनिमल्स को मारते रहोगे, अगर कीप ऑन किलिंग, तो क्या होगा कि एनिमल्स तो कम है, ह्यूमंस इतने सारे हैं, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा? इससे नेचर का बैलेंस भी डिस्टर्ब हो जाएगा। और जब भी नेचर का बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो ह्यूमंस भी एंड में मर जाते हैं। तो इसका ये भी रीज़न है। और अगर ऐसे खाएंगे तो ये कितने टाइम में एग्जॉस्ट हो जाएंगे? मे बी 20 ईयर्स, मे बी 30, मे बी 40, मे बी 50। तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ये बात पक्की है। बट जो हमारी क्रॉप्स होती हैं वो इतनी जल्दी पैदा हो जाती हैं कि अगर उन्हें बिलियंस ऑफ पीपल भी खाएं तो उनको एग्जॉस्ट होने में टाइम क्या, वो कभी एग्जॉस्ट हो ही नहीं पाएंगे, even if billions of people eat them. So that is why animals can't provide a regular source of food. खत्म हो जाएंगे। Animals can't provide
a regular source of food. So we need plants. As simple as that. That is why we need crop production. So it implies we need crops. अब जो हम क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन, उसका एक साइंटिफिक नेम है विच इज एग्रीकल्चर। तो क्रॉप प्रोडक्शन का जो साइंटिफिक नेम है ना, दैट इज एग्रीकल्चर। अब इन दोनों में हल्का सा टर्म्स में हल्का सा फर्क क्या आ जाता है कि अगर आपने कुछ भी उगा दिया, अगर आपने गोभी भी उगा दी, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन। बट एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर मीन्स सिस्टमैटिक प्रोडक्शन। सिस्टमैटिक का मतलब होता है कि तुक्केबाजी से और ऐसे ही कुछ भी रैंडम करके नहीं उगाया, प्रॉपर तरीके से उगाया है। तरीका मतलब एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, जिसको आप कागज पे लिख दोगे, अगर हर बार कोई फॉलो करेगा तो एक जैसी ही चीजें उगेंगी। एग्रीकल्चर इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स। सिस्टमैटिक और बिना सिस्टमैटिक में क्या फर्क है? तो सिस्टमैटिक में क्या होता है, सिस्टमैटिक में हमें पता होता है, जैसे कि सिस्टमैटिक में क्या होंगे, सिस्टमैटिक प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ सिस्टमैटिक प्रोसेस क्या हो सकता है। जैसे पढ़ना, आपने क्या किया, आपका सिस्टमैटिक प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले आप फॉर एग्जांपल होमवर्क। तो ये सिस्टमैटिक और बिना सिस्टम के कैसे प्रोसेस होती है वो दोनों बताता हूँ। फॉर एग्जांपल स्टडिंग, तो एक स्टूडेंट ए है, एक बी है। उसने क्या करा, ओपन्स बुक और चैप्टर कोई भी करना स्टार्ट कर दिया, चैप्टर 8 स्टार्ट कर दिया, और अब उसे समझ नहीं आ रहा, और हो सकता है समझ आएगा तो थोड़ा आएगा। सो दिस इज नॉन सिस्टमैटिक। एक सिस्टम से नहीं किया इसने, कायदे से नहीं पढ़ा। वहीं पे एक बी स्टूडेंट है, इसने बुक खोली और इसने कहाँ से स्टार्ट किया, इसने स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन, चैप्टर 1, चैप्टर 2। तो इसको सारे जब ऑर्डर्ड वे में करेगा तो सारे चैप्टर समझ में आते जाएंगे, तो इसका जो रिजल्ट है वो हमेशा क्या होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। तो सिस्टमैटिक जो प्रोसेस होती है ना क्रॉप प्रोडक्शन की, उसे कहते हैं एग्रीकल्चर। नाउ एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन आता है कि एग्रीकल्चर कैसे डेवलप हुआ, एग्रीकल्चर की जो डेवलपमेंट है वो कैसे हुई। ठीक है, तो एग्रीकल्चर डेवलप्ड अराउंड 10,000 BCE। इसका मतलब है करीब करीब 12,000 साल पहले अब से एग्रीकल्चर डेवलप होना स्टार्ट हुआ। अच्छा, अब कैसे स्टार्ट हुआ? सबसे पहले बहुत हजार साल पहले कौन लोग थे अर्थ पे? नोमैड्स। नोमैड्स का मतलब क्या होता है? वॉन्डरर, जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे। wandered from one place to another। now फिर वो क्या करते थे, क्या खाते थे? यूज टू ईट रॉ खाना खाते थे, यानी कि उन्हें कच्चा पक्का कहीं पे कुछ उगा हुआ मिल गया तो उन्होंने खा लिया, आलू उगे हुए मिल गए तो आलू खा लिए, ऐसे ही कच्चे पक्के सब खाते थे। तो यूज टू ईट रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। उन्हें क्या कच्चा है क्या पक्का ये सब नहीं पता था। उसके बाद जब फायर का ज्ञान हुआ, यानी आग के बारे में पता लगा, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट करे और खाना पकाना स्टार्ट किया। उससे पहले तक क्या करते थे? यूज टू ईट रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। फिर उन्होंने क्या किया, अब जैसे कि हर एक फ्रूट में बीज होते हैं, वेजिटेबल्स में भी कई बार बीज निकल आते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया कि उनके बीज को ऐसे उगा के देखा, और उन्होंने देखा ये तो उग जाता है। तो उनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना हम सेटल हो जाते हैं एक ही जगह पे। तो आइडिया ऑफ सेटलिंग, मतलब उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि एक ही जगह पे रुक जाते हैं
और हम ही इनको पैदा करने लग जाते हैं। एंड प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, क्रॉप्स यानी फ्रूट्स वेजिटेबल्स। तो इनके दिमाग में ये आइडिया आया, तो उससे क्या हुआ, फिर इन्होंने धीरे धीरे अलग अलग बीजों के साथ एक्सपेरिमेंट किया और फिर देखा कि ये चीजें उगा पा रहे हैं, तो एक ही जगह पे रह के उनको उगाना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे करके शुरुआत हुई थी, और ये शुरुआत कब हुई थी, 10,000 BCE। तो इसीलिए कहते हैं कि तब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। ओके, उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स का क्या मीनिंग होता है। तो जो क्रॉप्स होती हैं बेसिकली इट मींस, क्रॉप्स जो होती हैं वो प्लांट ही होते हैं, बट प्लांट्स ऑफ वन काइंड। अगर आप यहाँ पे गोभी उगा दो, यहाँ पे कॉलीफ्लावर लगा दो एक, ठीक है, और यहाँ पे अगर सोचो कि एक ये लगा दो, गेंदे का फूल, फ्लावर लगा दो एक, रोज का लगा दो, यहाँ पे आप एक काम करो कि कुछ और लगा दिया, अमरूद लगा दिया मे बी। तो ये सब क्या है कि ये सब जो चीजें हैं ये आसपास जो उगी हुई हैं ये अलग अलग चीज की हैं, तो इसे हम क्रॉप नहीं कह सकते। दे आर जस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच आर मिक्सड। क्रॉप का मतलब क्या होता है, प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, सेम काइंड इन वन प्लेस। जैसे कि आपने अपने खेतों में देखा होगा ना कि कितनी बड़ी बड़ी क्रॉप्स होती हैं, वीट होती है और मेज होता है, कई बार राइस होता है, लाइक दैट। सो क्रॉप्स जो होती हैं, क्रॉप्स आर आल्सो ऑफ डिफरेंट वैरायटी। सो फर्स्ट इज सीरियल्स। सीरियल्स का मतलब क्या होता है, सीरियल्स आर wheat, maize, राइस, बार्ले, एटसेट्रा। तो इन सब का क्या मीनिंग है कि वी कैन मेक फ्लोर, वी कैन मेक ब्रेड और फ्लोर फ्रॉम दैम। ब्रेड का मतलब होता है रोटी, वी कैन मेक ब्रेड फ्लोर फ्रॉम दैम, यानी फ्लोर हो गया आटा, फ्रॉम दैम। देन देयर इज फ्रूट्स। तो आम का फ्रूट हो गया, आम का बाग हो गया, सेब का बाग हो गया, ऐसे अलग अलग तरह के बाग हुए। फिर वेजिटेबल्स में क्या हो जाएगा, भिंडी की खेती हो गई, गोभी हो गई, बैंगन हो गई, आलू हो गए। तो इस तरह की जो एक तरह की चीज है उसको क्या कहते हैं, क्रॉप्स कहते हैं। एंड देयर आर अदर एग्जांपल्स आल्सो लाइक पल्सेस एटसेट्रा। अब क्रॉप्स को क्लासिफाई करना है तो कैसे क्लासिफाई करते हैं, क्रॉप्स का जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे किया जाता है। यानी अब हमारे पास इतनी तरह की क्रॉप हैं, हमारे पास फ्रूट भी है, वेजिटेबल भी है, फ्रूट भी कई तरह के हैं, तो उसे क्लासिफाई कैसे करते हैं कि ये कौन सी तरह का है, ये कौन सी तरह का है, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे आर ग्रोन, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। अगर जैसे कोई सर्दी में उगती है तो उसका अलग नाम है, गर्मी में उगती है तो उसका अलग नाम है। इस तरीके से जो क्रॉप्स होती हैं उनको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। So we will stop the class for today. So this is your lecture 1 and I hope you will read it very well, and after you have read this chapter, whatever doubts you will have, we will discuss those.